आज 20 मार्च 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जो शुरू हुआ यमन के हमलों से, सीधे तेल अवीव और जेरूसलम पे जो यमन ने हमला किया और जो अभी भी दिन चल रहा है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है। और हमास ने M90 रॉकेट्स मार दिए हैं तेल अवीव पे और सोने पे सुहागा एक इजरायली हेलीकॉप्टर को जमीन से गोलियों से मार के गिरा दिया है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, 20 मार्च 2025। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहीं से चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, वो खुल के सामने आ गया है। आज इजराइल के अंदर तेल अवीव में, जेरूसलम में जनता सड़क पे आ गई, पुलिस के साथ हाथापाई हुई। इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और आईडीएफ के पूर्व सेना अध्यक्ष यार गोलेन को पुलिस ने मार के गिरा दिया। यह पहली बार ऐसा हुआ है। इजरायली आर्मी से सारी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ड्यूटी में। यह तब जब कल रात को ग्राउंड इन्वेजन भी एक तरह से इजराइल ने शुरू कर दिया, बिना ऑफिशियली अनाउंस किए हुए। नेत्जरिम कॉरिडोर पे फिर से कब्जा करने की बात वो कर रहे हैं। उनके सैनिक एक नई डिवीजन 252nd डिवीजन, सिनाई डिवीजन, क्योंकि इजिप्ट बॉर्डर पे स्टेशन रहती है, एक नई डिवीजन को भेजा है। यानी गेवाती, गोलानी, तमाम उनकी जो कफर ब्रिगेड, इस तरह की जो बड़ी बड़ी उनकी ब्रिगेड्स थी, उनकी हालत खराब है। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे और यह भी बताएंगे, राज भी खुल गया कि नेतन्याहू ने ये जो बमबारी शुरू की सीजफायर, युद्ध विराम तोड़ने के, इसके पीछे क्या है। वो चीज हमने आपको कल बताई थी, लेकिन और ज्यादा उसकी पुष्टि हुई है। उसके साथ साथ ट्रंप ने जो यमन पे बमबारी की और उसके बाद यमन ने जो जवाब दिया, ट्रंप का आज उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रंप का खुद का है, ट्रूथ सोशल, उस पर उसने बाकायदा लंबा पोस्ट लिखा और जाने क्या क्या उसने कहा कि यमन के लोग जो हैं बारबेरियन हैं, वो एनिलेट हो जाएंगे। लेकिन उसी बयान में एक ऐसी चीज छुपी है जो अंतर्विरोध जाहिर करती है। और जो बुद्धिजीवी होता है उसका काम क्या होता है, जो एनालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि जो जितना भी सख्त बयान अगर कोई दे रहा है, उसके अंदर के अंतर्विरोधों को पकड़ लो, उसकी भाषा को पकड़ लो। अगर तुम अमेरिकन कल्चर नहीं जानते हो तो तुम नहीं पकड़ सकते। यह भी सच्चाई है। हम लोग वेस्टर्न फिल्म्स देख देख के बड़े हुए हैं। बिली द किड, पैट गैरेट एंड बिली द किड, बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, उसके बाद वाइल्ड बंच, इस तरह की तमाम फिल्में, पूरी फेहरिस्त है जो हम लोग ने देखी है, जिसको देख के हम लोग बड़े हुए हैं। हाई नून, मैग्निफिसेंट सेवन, ये सारी फिल्में। और हम वो भाषा जानते हैं जो भाषा ट्रंप यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसके अंदर के अंतर्विरोध क्या है, वो पकड़ के आपके सामने हम रख देंगे। और तब हम आपसे पूछेंगे और पूरी दुनिया से पूछेंगे कि अब बताओ तुम क्या कहते हो कि ट्रंप क्या कहना चाह रहा है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए जिस तरह से खबरें आज सुबह से आरंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण और उत्तरी गाजा पट्टी में सुबह करीब 11 घरों पे इजराइल ने बमबारी की, जिसमें 37 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए। अभी देखिए उसके बाद और भी बमबारी हुई है और भी फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए हैं। कल करीब 429 मारे गए थे, आज भी करीब 37 से बढ़ के वो 100 के ऊपर संख्या पहुंच गई है और 500 से ऊपर पहुंच गई है। और उसमें घायलों की संख्या भी करीब 900 के ऊपर पहुंच गई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए इजराइल ने बमबारी की, दिन उससे शुरू होता है। उसके बाद खबर आती है कि यमन ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, और पैलेस्टाइन 2 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो यमन की है, वो ईरान की ही मिसाइल का एक एडाप्टेड फॉर्म है। तो उससे उसने सीधे तेल अवीव को निशाना बनाया। और जब निशाना बनाया तो क्या हुआ, नेतन्याहू की मीटिंग चली थी, इजरायली पार्लियामेंट सेशन में था और नेतन्याहू और पूरे के पूरे इजरायली पार्लियामेंट को शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ा। यह भी इतिहास में रिकॉर्ड है। इसके पहले जब युद्ध चल रहा था उस समय भी यमन ने हमला किया था, इराक ने भी हमला किया था, और इराक की भी बात आपको आज बताएंगे। इराक ने भी हमला किया था और उस वक्त भी नेतन्याहू को शेल्टर्स में भागना पड़ा था। बीच में यह हालत हो गई थी कि हिजबुल्ला मार रहा था नेतन्याहू के घर सिसेरिया में, और उसके घर के पास उसको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। वही स्थिति हो रही है। उसके बाद देखिए जो तीसरी खबर आती है कि जो यमन ने इस बार जेरूसलम पे एक हमला कर दिया है और उसमें कई इजरायली शेल्टर्स की तरफ भागे, कई को पैनिक अटैक हो गया।
और इजरायली टिप्पणीकार जीव रूबिन्सन ने कहा इस बार सायरन ट्रंप द्वारा प्रायोजित था। उसने सीधे ट्रंप को ब्लेम किया कि ये ट्रंप की कमजोरी, और उस पर भी हम लोग बात करेंगे जब हम ट्रंप को एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर आई, यमन ने धमार प्रांत में, यानी जो धमार उसका एक प्रोविंस है, वहां पर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को यमन ने मार गिराया। एक और MQ-9 ड्रोन, 30 मिलियन का लोग कहते हैं, कोई कहते हैं किसी का, कोई सोचिए आप कितना बड़ा नुकसान। और ये कम से कम 17वीं या 18वीं बार है जब MQ-9 ड्रोन यमन ने मारा है। और यहीं पर देखिए जो हम ट्रंप का कि जिस बयान की बात कर रहे थे, ट्रंप ने बयान दिया कि हुतीस को हम एनिलेट कर देंगे इसी के बाद, और एनिलेट कर देंगे, बारबेरियंस हैं वो। और उसमें एक लाइन लेकर उसने जोड़ी, उसने कहा कि इट इज नॉट अ फेयर फाइट बट इट नेवर विल बी। अब आप देखिए, अब ये फेयर फाइट की जो बात है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली, देखिए एक ये एंग्लो सैक्सन्स में एक खास टर्म है फेयर फाइट। ये वेस्ट में, देखिए वेस्ट में आप तो जानते हैं कि 19th सेंचुरी अमेरिका एक 1776 में इंग्लैंड से आज़ाद हुआ। उसके बाद 1861 से लेकर 64 तक गृह युद्ध हुआ। उसके साथ साथ स्लेवरी के सवाल पे स्लेवरी अबॉलिश हुई। उसी समय 1850 के बाद जो बहुत सारे वेस्टर्न हीरोज जो बहादुर थे, जिन्होंने बहादुरी से अपने रक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटी के रक्षा के लिए, कुछ मूल्यों के रक्षा के लिए, जो कि गन से लड़ते थे, गन स्लिंगर्स जिनको कहा जाता था, इनकी पूरी फेहरिस्त है। बड़े बड़े वाइट अर्प, डॉग हॉलिडे, बिली द किड, जेसी जेम्स, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बुच कैसिडी, सनडांस किड। अब ये जो लोग हैं, ये लोग एक वर्ड यूज करते थे, फेयर फाइट। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन अ फेयर फाइट, कि अगर सामने दुश्मन भी है तो दुश्मन को एक मौका देना चाहिए। बाइडेन अगर ये बयान देता तो कभी इस चीज को नहीं यूज करता, क्योंकि बाइडेन इज अ सिटी लिबरल। ट्रंप इज ही बेसिकली केटर्स टू, वो है नहीं गांव का, अमेरिकन गांव का या अमेरिकन स्मॉल टाउन का, वो है भाई पैसे वाला है, ये है, लेकिन वो न्यू रिच है, उसके ओरिजिन्स वही हैं। वो रूरल जो एरियाज हैं जो अमेरिका के, वहां से उभरा। हालांकि वो दक्षिणपंथी राजनीति में आ गया है और डीप स्टेट से लड़ते रहते अभी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की गोद में बैठा हुआ है। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, जिस दिन की मतलब जिस दिन शपथ ली थी उसने, कि ये दोनों चीजें ट्रंप के साथ होंगी। वो विरोध भी करेगा डीप स्टेट का, उसके साथ भी उसको खड़ा होना पड़ेगा, इस समय साथ है। लेकिन उसने फेयर फाइट वर्ड यूज कर दिया। इसका मतलब है इट इज एन एडमिशन ऑफ डिफीट, क्योंकि फेयर फाइट का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में दुविधा है यमन को लेके, क्लैरिटी नहीं है, या वो पूरी तरीके से बाइडेन या बाराक ओबामा या हिलरी क्लिंटन की तरह उसने सब कुछ मिलिट्री पे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं। उसके दिमाग में एक इवैल्यूएशन चल रहा है कि ये फेयर फाइट है कि नहीं, और वो यमन की बहादुरी भी देख रहा है। क्योंकि देखिए ट्रंप में एक चीज है, वो लाख गिरा हुआ आदमी है, वो परवर्ट है, वो अपनी बेटी के साथ सेक्स की बातें कर चुका है और लाइव टेलीविजन पे सब कुछ है। लेकिन एक बुरा से बुरा आदमी, देखिए उसके अंदर जो एक चीज होती है, जब वो अब ये देखिए ये सब कुदरती चीजें हैं, ये सब दैवी चीजें हैं, एक उसके अंदर है चीज, वो कहां से आई, कैसे आई, उसका विश्लेषण अभी फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर एक चीज है कि वो दूसरे की बहादुरी को कहीं ना कहीं बोल जाता है। जैसे हमास के साथ बात करी, वो उनकी बहादुरी को उसने कबूला, हुतीस की बहादुरी को उसने कबूला अपने स्टेटमेंट में। अब जो बुद्धिजीवी हैं, एनालिस्ट है, इसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से सोचते नहीं है, उनको इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। उसके बाद देखिए वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका, वहां से एक पूरा आर्टिकल आया कि जो जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय है, उसके जो अमेरिकन अधिकारी हैं जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक भारतीय स्कॉलर को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने की वजह से उसको बर्खास्त कर दिया और उसका वीजा रद्द करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए गाजा में जो इजराइल में जो जन विद्रोह हुआ, उसके 3 अलग अलग वीडियोस आए। पहले एक वीडियो आया कल रात का, जिसमें जेरूसलम में जो इजरायलीज हैं वो युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें उनको एकदम से एक गाड़ी आती है, रैम करते हुए चली जाती है, उसमें 2-3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, पुलिस वहीं खड़ी देखती रही। उसके बाद जेरूसलम में एक और पुलिस दमन होता है, लाठी चार्ज होता है, बिल्कुल जैसे हम लोग क्या होता है, उनका थोड़ा बेटन्स हैं और कुछ और हैं, कुछ वाटर कैनन्स वगैरह उनके यहाँ छोड़ी जाती है। फिर तीसरा, शिन बेत के
जो चीफ है रोनिन बार, उनकी बर्खास्तगी का विरोध कर रहे लोगों पर तेल अवीव पे फिर से एक जबरदस्त पुलिस हमला होता है। और ये उससे इतर है, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि जो यार गोलैन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी इजराइल के चीफ हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष, उनको किस तरीके से मारा। उसके बाद देखिए आज जो सुबह बमबारी हुई जो इजराइल ने की, इसमें कई फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। उसमें एक शिशु, एक बिल्कुल बच्चा 6-7 महीने का आयला ओसामा अबू दक्का, वो मिराकुलसली बच गया। एक 6 महीने का बच्चा, और वो जिस तरीके से उसको रबल से निकाला, बच गया। उसका परिवार नहीं रहा लेकिन वो बच गया। ये देखिए जाको राकेश आइया। उसके बाद देखिए जो खबरें आनी शुरू हुई जो हमास ने हमले किए। सबसे पहले आया कि तेल अवीव में सायरन बज रहा है, उसके अभी तक वीडियो नहीं आया, उसकी पिक्चर्स आई, उसके बारे में आया, कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स आई कि वही जो कर्व बनाते हुए, और फिर सायरन बज रहे हैं। तो यमन से आया है क्या? नहीं, ये गाजा से आया है। और गाजा से कौन से रॉकेट हो सकते हैं, अब ये देखिए। उसके बाद खबर आती है कि M90 रॉकेट्स हैं, और ये M90 रॉकेट्स वही हैं जो 7 अक्टूबर 2023 को जिन्होंने कहर ढा दिया था, और उसके बाद जो 15-16 महीने लड़ाई चली है उसमें भी लगातार हमास ने कितने इजरायलियों को उससे मारा है। और उसके बाद M90 रॉकेट्स ये देखिए हमास ने फायर कर दिए, जो तेल अवीव में जाके गिरे हैं। 3 स्ट्रीम यानी 3 बार वो रॉकेट्स छोड़े गए हैं, एक के बाद एक। और वो जो हमास ने स्टेटमेंट दिया कि अभी तक, उसी में देखिए कुछ आइडिया लगा कि कल से और अभी तक कितने लोग एग्जैक्टली मारे गए हैं भी। हालांकि ये संख्या, क्योंकि अभी देखिए बम्बार्डमेंट इजराइल का चल रहा है और उधर से हमास भी अब लड़ाई में उतर गया है। तो 710 फिलिस्तीनी सिविलियंस, वो हमास ने अपने बयान में कहा कि 710 फिलिस्तीनियन अभी तक मारे गए हैं, और इसलिए हमने ये अटैक लॉन्च किया है। और ये हेलीकॉप्टर को मार गिराने के पहले। अब देखिए, अब यहां पर जो एक बात आई कि ये जो इनिशिएटिव है, ये इसका जो रिशोन लिजियन जो तेल अवीव का सबब है, वहां पर रॉकेट गिरे। उसमें कम से कम 27 इजरायली घायल हुए, और उनके जो पार्ट्स हैं वो पूरा दिखाई पड़ रहे हैं। उन 27 में से 12 की हालत क्रिटिकल है। अब आप बताइए, इस पूरे सिचुएशन में आप बताइए कि पूरे युद्ध का स्वरूप बदला है कि नहीं। और फिर उसके बाद देखिए हेलीकॉप्टर। अब ये जो देखिए दृश्य है कि नॉर्थ गाजा पे हेलीकॉप्टर एक इजराइल का उड़ रहा है, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऐसे ऐसे, बिल्कुल पूरा वीडियो उसी का है। अच्छा, मैंने आज देखिए अपने पोस्ट्स में आपको लगातार वीडियोस के लिंक्स दिए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे वीडियोस हमने डाले हैं, और काफ़ी लोगों ने शायद उसको देखा है, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ी है। तो मैं ये देखिए करता रहूँगा। ये एक तरीका मैंने निकाला है कि किस तरह से हम पोस्ट में आपको लिंक देते रहेंगे, जहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद हम शाम को 1 या 2 वीडियोस में हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, अभी आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरह से रॉकेट, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, फिर तर गोली की आवाज़ आती है, वो पूरा जो हेलीकॉप्टर है वो ऐसे डगमगाता है, और फिर वो वापस जाता है। अब उसमें 2 संभावनाएं, उसमें देखिए एक पतली धुएं की लकीर दिखाई पड़ी, अगर उसको ठीक से देखिएगा लास्ट मोमेंट्स में। और वो या तो रॉकेट देखिए, वो हेलीकॉप्टर या तो उधर इजरायली साइड में जाके गिरा, और या फिर वो वहां से रिट्रीट किया। लेकिन जो भी वो करने आया था, और वो मैन्ड हेलीकॉप्टर था, वो ड्रोन नहीं था, उसको एक इजरायली वायुसेना का बंदा चला रहा था, और उस पर गोली चली है, और वो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है। और ये दिखा रहा है कि हमास इस बार किस तैयारी के साथ उतरा है। जो 252nd डिवीजन, जिसने नेत्जरीम कॉरिडोर पे फिर से कब्जा करने का दावा किया, उसने बाद में अभी उसका जो लेटेस्ट बयान आया है उसमें उसने कहा कि अभी हम उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम बॉर्डर पर ही हैं। अभी हमने पूरी तरह से उस पर नेत्जरीम एक्सेस पे जो खाली कर दिया था इजराइल ने 19 जनवरी के बाद, उस पर हमने कब्जा नहीं किया है, क्योंकि हमें ये डर है कि हमास ने उस जगह पे कुछ एम्बुश बिछाया हुआ है। अब आप सोच लीजिए। उसके बाद देखिए, बार्सिलोना स्पेन में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पेरिस में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, इटली में वेनिस में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ये मतलब यूरोप के विभिन्न इलाकों में, एम्स्टर्डम में हुआ, बेल्जियम में हुआ, उधर लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना जैसी जगह जहां का जो प्रेसिडेंट है वो इजराइल के साथ है, वहां पर भी हुआ।
लगातार इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुए। और जो मतलब कि गाजा में इजराइल ने जो युद्ध शुरू किया उसके खिलाफ। और फिर देखिए क्या हुआ, फिर वो वीडियो आया जिसमें यार गोलैन जो इजरायली डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उनको इजरायली पुलिस ने बिल्कुल ऐसे धक्का देके गिराया। ये देखिए इजराइल में नहीं होता था। इजराइल में एक ये चीज होती थी कि जो आप विरोधी भले ही, और यार गोलन विरोधी क्या, ये तो इजराइल आईडीएफ के चीफ रह चुके हैं, इन्होंने फिलिस्तीनियों पे जुल्म किए, सबको, ये उसी जायनिस्ट लॉबी का हिस्सा है, हिस्सा ही नहीं अहम किरदार हैं। और इस अहम किरदार को पुलिस को मारना पड़ा। जब देखिए अपने ही घर के आदमी को तुम्हें मारना पड़ता है तो पता क्या होता है, वो स्थिति कहलाती है कि इंटरनल क्राइसिस ऑफ द रूलिंग क्लास। शासक वर्ग के अंदर जो अंतर्विरोध हैं वो समान तरीके से हल नहीं हो रहे हैं। तुम्हें मारपीट का इस्तेमाल करना तुम्हें मारना पीटना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे घर की नींव कमजोर हो गई है और वो घर गिरने वाला है। ये पूरी स्थिति वहां पर हो गई है। उसके बाद देखिए ये जो पूरे जो वायलेंट क्लैशेस हुए, इसके 2 वीडियोस और आए, इसमें कई लोग घायल हुए हैं बचाते हुए यार गोलन को। उसके बाद पुलिस पे भी हमला हुआ है, ये भी पहली बार हुआ, अभी संघर्ष चल रहा है। और ये पूरी घटना तेल अवीव की है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, ये भी देखिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लामी, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का वायलेशन कर रहा है। फिर इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीयर कार्मर, उन्होंने ये कहा था कि वो अपना बयान वापस लें, तो उन्होंने बयान वापस लिया। आज फिर बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि आई कंडेम इजरायली मिनिस्टर्स कैट्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवैक्यूएशन ऑफ गाजा एंड इट्स पॉपुलेशन। यानी जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर काट्स हैं, उन्होंने जो कल बयान दिया था कि हम देखिए इसी तरह से मार मार के गाजा की पॉपुलेशन को हम खाली कर देंगे, मतलब जो वहां फिलिस्तीनियन को खाली कर देंगे। उसको लेके एक और महत्वपूर्ण एक इजरायली मतलब ये डेविड लैमी ने उसको कंडेम किया। उसके बाद एक इजरायली टिप्पणीकार ने कहा कि जो इजराइल काट्स ने जो बयान दिया है, इससे साबित हो गया कि ये पूरी तरीके से हमास को झुकाने के लिए, हमास जो नेतन्याहू की कंडीशंस माने, जो मैंने आपसे कल कहा था कि हमास जीता हुआ है, इजराइल हारा हुआ है, लेकिन इजराइल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इजराइल जीता हुआ है, हमास हारा हुआ है, और वो इस बेसिस पे युद्ध विराम करना चाहता है। और हमास ने कहा नहीं, सच्चाई ये नहीं है, जो युद्ध में तुम नहीं कर सके उसको तुम शांति में अचीव नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल सीधी बात है। और ये जो टैक्टिक्स है, इससे देखिए पूरी तरह से हालत खराब होगी। उसके बाद इराक में देखिए जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, इराकी रेजिस्टेंस ने सीरिया में कई जो प्रो इजरायली फोर्सेस हैं उन पे हमले किए। उसके बाद आज अमेरिका ने अपने आयन अल असद बेस पे री इन्फोर्समेंट भेज दिए, वही जो सीरिया और इराक के बॉर्डर पे है आयन अल असद बेस, जिसमें पहले भी इराकी रेजिस्टेंस मार चुका है। पिछली जो 15 महीने लड़ाई चली है उसमें री इन्फोर्समेंट भेजे हैं, इस डर से कि इराकी रेजिस्टेंस फिर से हमला कर देगा। ये देखिए पूरा जो है सुपर पावर हिल रहा है। सुपर पावर के जो माओ त्से तुंग ने कहा था कि वो कागज का शेर है, वो बात देखिए सब सामने आ रही है। उसके बाद इजरायली जर्नलिस्ट रोनन बर्गमैन, उन्होंने ये येडियोथ अहरोनोत में आर्टिकल लिखा और ये चीज उन्होंने फिर से कही कि ये जो बार बार नेतन्याहू की लाइन है कि मिलिट्री प्रेशर से हम प्रिजनर्स को ले आएंगे, ये संभव ही नहीं है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि जब तुम मतलब तुम कह रहे हो कि हम कैदियों को वापस लाएंगे, लेकिन जो कैदियों के मतलब जिन लोगों ने कैद किया उनको मार के लाएंगे। अब ये बता, अभी देखिए सामान्य चीज को अलग अलग तरह से जब लोग पेश करते हैं तो और ज्यादा ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, मतलब एक दिमाग खुलता है। और ये देखिए उसने ये इजरायली ने कहा कि ये कैसे संभव है कि जिन लोगों ने कैद किया उनको मार दोगे और कैदी जिंदा बच जाएंगे, ये क्या बेवकूफी की बात है। उसके बाद मारे में जो एलन गुर एक रिजर्व, अभी देखिए महत्वपूर्ण घटना, एक रिजर्व पायलट एयरफोर्स में, इजरायली एयरफोर्स में, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा गाजा में बमबारी के लिए। उन्होंने कहा कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है और उन्होंने सीधे कहा कि जो शिन बेथ चीफ को डिसमिस किया है हम उसके खिलाफ है। अब देखिए इसको लेके भयंकर विद्रोह हो रहा है। उसके बाद जो प्रिजनर्स हैं हमास के पास, होस्टेजेस, उनकी फैमिली जो इजराइल में हैं, उन्होंने कहा अपना गुस्सा उन्होंने जताया और कहा कि नेतन्याहू
नहीं चाहता है कि वो जिंदा बचे। उसके बाद देखिए, एक के बाद एक जो ये महत्वपूर्ण है, जो हमास ने जिन होस्टेजेस को रिलीज किया, एक के बाद एक उनका बयान है, एक करीब 14 लोगों का। मैं आपको पूरा नाम सहित वो पढ़ता हूं। लेरी एहलबर्ग ने कहा कि ये जो नेतन्याहू कर रहा है ये बहुत ही गलत है, ये 59 लाइव्स के साथ खेल रहा है जो होस्टेजेस हैं, क्योंकि कई ऐसे मौके थे जब हम कैदी थे, तो कई ऐसे मौके आए जब बिल्डिंग हिलने लगती थी। इजराइल के बम्बार्डमेंट की वजह से कई बार हमें मौत का सामना करना पड़ा, वो तो हम बच गए और बाद में हमास ने हमको छोड़ दिया। उसके बाद रोमी गोनन ने भी कहा कि मेरा दिल बैठ गया जब मैंने सुना कि ये वॉर फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे लग गया कि ये चीज़ जो है अब कोई बचेगा नहीं, जो हमारे होस्टेजेस हैं। और उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को अपील करते हैं, इजरायलियों को, कि विरोध जारी रखें। उसके बाद एली कोहेन ने कहा कि हम कैसे युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं जब आप जिन लोगों से आपको छुड़ाना है, वही बात, जिन लोगों से आपको छुड़ाना है उन्हीं को आप मारने की बात कह रहे हैं, उन्हीं को आप धमका रहे हैं। फिर एली शराबी, इन्होंने कहा कि हमास के फाइटर्स अपने लीडरशिप के स्टेटमेंट्स को हमेशा सुनते हैं, और उसमें देखिए उन्होंने कहा कि कोई भी इररेस्पॉन्सिबल चीज़ वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ती है। और ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि हमास के लोग अब होस्टेजेस को ज़बरदस्ती मार देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, इजराइल मारेगा। इजराइल के जो जहाज, जो इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, उसमें मारे जाएंगे, हमास नहीं मारेगा। उसके बाद अवीवा सीगल ने कहा कि हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर हमेशा मंडराते रहते थे और ये डर हमको लगता रहता था कब हम मार दिए जाएं। फिर हैन अल्मोग, हगार ब्रूटस, आदा शगाया, एलेना ग्रिट्सबेस्की, शिनी गॉन, लुई हार, केट सीगल, साशा त्रूनोव और यार्देन बीबास, जिनकी वाइफ और 2 बच्चे इजरायली बम्बार्डमेंट में मारे गए थे और जो अभी छूटे। फिर नीली मार्गरेट, लगातार देखिए, और नीली मार्गरेट ने भी इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि वहां खाने की समस्या है, वहां पानी पीने की समस्या है, किसी तरीके से हम लोग जिंदा रहे हैं, हमास ने खुद सैक्रिफाइस करके हमको जिंदा रखा, और उनको आप मारने की बात कर रहे हो। और जो होस्टेजेस हैं, अगर इस तरीके से तुम खाना पानी तुमने पहले बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, होस्टेजेस वहां है ना, वो तो मारे जाएंगे, वो तो इसी में मार दिए जाएंगे। मतलब इजरायली उनको मार देगा, या तो वो भूख से मर सकते हैं, पानी की कमी से मर सकते हैं, या इजरायली गोली से मर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनका फेट सील कर दिया है नेतन्याहू ने। अब ये देखिए बड़ी डीप बात है, और ये बार बार इसको दोहराना जरूरी है, क्योंकि इसको दर्शकों को समझना और पूरे एक इस चीज को फैलाना कि देखिए हमास की हर तरह से कैसे आज के दिन 20 मार्च 2025 मैंने क्यों टर्निंग पॉइंट कहा, क्योंकि हमास की मिलिट्री, पॉलिटिकल, मॉरल तीनों विक्ट्री हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब ट्रंप का पूरा जो एक गेम था कि हम थोड़ा सा बीच में हम पीस की बात करें, फिर वॉर कर दें, फिर पीस की बात करेगा, अब लेकिन उसकी कलई खुल गई, और यमन ने कलई खोल दी एक तो, और उसमें भी मैंने जो आपको बयान के एनालिसिस की चीरफाड़ की आपके सामने, और फिर हमास ने जिस तरीके से आज मारा है, जिस तरह से पूरी की पूरी स्थिति 360 डिग्री टर्न कर गई है। उसके बाद देखिए इजराइल के एक फॉर्मर कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है आर्मी अब लड़ नहीं सकती है, आर्मी हैज रीच द लिमिट्स, अब उसकी ताकत नहीं। और उस पर फिर एक बड़ा आर्टिकल आया जिसमें ये पूरी बात आई है कि किस तरीके से आर्मी में क्राइसिस क्या है। अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। इजरायली आर्मी में 30% का शॉर्टफॉल है, क्योंकि वो बेसिकली रिजर्विस्ट आर्मी है। 70-80 हजार रेगुलर हैं, बाकी 1.5 लाख 2 लाख रिजर्व में बुलाए जाते हैं। रिजर्व में जो बुलाए जाते हैं उसमें से 30% लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उस ऑफिसर ने कहा कि बहुत मुश्किल हो रही है, और मुझे देखिए पूरी एक्टिविटीज चलाने के लिए, यानी अगर एक हमको रेजिमेंट को चलाना है या इवन आधी रेजिमेंट को चलाना है, 15 ऑफिसर मिनिमम चाहिए। उस 15 में से हमें अभी केवल 5 अवेलेबल हैं। आई बेयरली हैव 5 ऑफिसर्स एंड इफ आई डोंट ब्रिंग इन 5 मोर देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। भाई ये देखिए ना, साफ लिखा है 15 ऑफिसर्स चाहिए मिनिमम ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए, कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन। उसमें हमको हमारे पास केवल 5 इस समय अवेलेबल है। हम कैसे चलाएंगे? इंटायर कंपनीज मतलब 100 लोगों की एक कंपनी होती है और करीब 10 कंपनियां एक रेजिमेंट होती है।
तो 100 मतलब एक एक पूरी की पूरी कंपनी, मतलब हर देखिए रेजिमेंट में, जैसे मैंने कहा, अलग अलग नाम से उनके अपने अपने कलर्स होते हैं और वो सोल्जर्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इस कंपनी के। पूरी की पूरी कंपनीज गायब है, उनका पता ही नहीं चल रहा है। एक ऑफिसर है जिसके 3 महीने का बच्चा है, वो कह रहा है कि हमने कभी उसको देखा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे लड़ने। दूसरा कह रहा है कि हमको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, हमको इम्तिहान देना है, फिर हमको आर्मी से अलग हटके कुछ और करना है, क्योंकि रिजर्विस्ट है भाई, जिंदगी भर तो उन्होंने एनरोल नहीं किया है। इसी तरीके से इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा है कि 50 से 70% जो लोग हैं, यानी 30% शॉर्टफॉल है, और 50 से 70% लोग ऐसे हैं जो आने में आनाकानी कर रहे हैं। उसमें से 30% ने तो मना ही कर दिया है, बाकी लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये पूरी सिचुएशन है। उन्होंने कहा एक रिजर्व सोल्जर देखिए 300 दिन के लिए एनरोल करता है, यहाँ 15 महीने लड़ाई चल गई है, 300 मतलब ये 15-16 महीने 365 दिनों के ऊपर। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, इसको लेके एक जो इजराइल के जो पहले के डिफेंस मिनिस्टर हैं एविगडोर लीबरमैन, उन्होंने कहा है कि सीधे उन्होंने कहा है कि ये देखिए नेतन्याहू पूरी तरह से हिस्टेरिकल हो गया है, ये केवल मीडिया हेडलाइंस और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, और हम जो मिनिस्टर्स हैं उसके, उनसे हम अपील करते हैं कि तुम कोई भी फैसला लेना, यह सोच लेना कि एक दिन तुम्हें इजरायली जनता का सामना करना पड़ेगा। ये सीधे तौर पे असैसिनेशन की भी बात है, सीधे तौर पे ये सीधे धमकी है कि अगर इस तरह की स्थिति आई तो कुछ भी हो सकता है इन लोगों का, जो इजराइल की आज नेता है। उसके बाद जो डिप्टी हेड हैं शिनबेत के फॉर्मर रोनी एल्शिच, उन्होंने कहा कि मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन जो मंत्री हैं, मतलब नेतन्याहू से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो मंत्री हैं वो भी समझ लें कि किस तरीके से कि उनको भी देखिए एक ना एक दिन सरकार से बाहर आना है। और उसके बाद देखिए और भी बड़ी खबरें हैं, कुछ रशिया को लेके, कुछ रशिया ने देखिए सबसे अपने आर्म्स जो एक्सपोर्ट किए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, और रशिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। पुतिन डजंट नीड ट्रम्प, उसको ज़रूरत ही नहीं ट्रम्प की, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता है। वो तो एक खेल खेल रहा है, क्योंकि ट्रम्प एक तरह से वो ये इंप्रेशन भी देता है कि ट्रम्प जो है उसका आदमी है, और इससे ट्रम्प की साख भी गिरती है, पर लेकिन ट्रम्प मना भी नहीं कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि ट्रम्प ने उस परसेप्शन को आगे बढ़ाया कि मैं आऊँगा, यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक दिन में बंद कर दूंगा, बंद कर पाए। अभी तक लड़ाई चल रही है और यूक्रेन हार रहा है, बुरी तरह से मार खा रहा है। ज़ेलेंस्की कभी भी कीव छोड़ के भाग सकता है। उसके बाद देखिए जो सुनीता विलियम्स वापस आई, भारत के एस्ट्रोनॉट, बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, लेकिन उनके साथ भी छल किया अमेरिका ने। वो 8 दिन के लिए वो और उनके एक साथी स्पेस में गए थे। उन्होंने करीब 279 डेज वहाँ पर उन्होंने बिताए। एक्स्ट्रा अलाउंस बनता है, लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंस नासा ने बदमाशी करके केवल $5 पर दिन, यानी 279 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो उतने दिनों में केवल $5 पर डे देने की बात कही है। जबकि ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो करीब hundreds of thousands of dollars बनता है। इस नोट पे हम आज का ये प्रसारण समाप्त करते हैं। कल फिर हम पोस्ट करते रहेंगे और कल हम 2 या 3 वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।